नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में समझाई जाती है और हर चीज को हम प्रैक्टिकली आपको सिखाते हैं कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, कैसे इंपोर्ट किया जाए और भारत से क्या क्या चीजें अदर कंट्रीज के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाहर से आप क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे हमारे यहाँ पे 8 से 10 दिन की कंप्लीट ट्रेनिंग चलती है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप अपना खुद का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का जो वीडियो है वो हमने बनाया है राइस एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि इंडिया से काफी ज्यादा राइस एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्रीज के अंदर। और यहाँ से काफी, जैसे हरियाणा आपका हो गया, राजस्थान से भी कुछ जाता है, एमपी साइड से, यूपी साइड से, आपका महाराष्ट्र से भी। तो ऐसे काफी सारी जगह है जहाँ से आपका राइस एक्सपोर्ट होता है और काफी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, हरियाणा पंजाब साइड से तो काफी सारा आपका राइस वगैरह जाता है। ठीक है, तो अगर आप राइस का एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं और आपको राइस का एक्सपोर्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो कोई भी डिटेल अगर आपसे छूट जाएगी तो आधी जानकारी को लेके आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। राइस एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। मैं जब भी कोई वीडियो शुरू करता हूं तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको पूरी डिटेल मिले, तो हम स्टेप टू स्टेप ही शुरू करते हैं। ऐसा नहीं किसी भी वीडियो में हमने पहले क्या बताया और एकदम से फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करना बता दें। तो उससे बेटर रहता है कि मैं सारी चीजों को स्टेप टू स्टेप आपको बताऊं। तो जब आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप बिल्कुल न्यू है एक्सपोर्ट के फील्ड में है और आपको राइस एक्सपोर्ट करना है, तो वो कैसे किया जाएगा। राइस एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, आपको सबसे पहले एक फर्म का नाम डिसाइड करना होगा कि आप किस फर्म का पे आपका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको उस फर्म पे जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देखो, मैं जब भी आपको बताऊंगा तब यही बताऊंगा, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका एक्सपोर्ट शुरू करें। ज्यादा कोई, आप जब बिजनेस आपका चला जाए तो फिर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म को आप प्राइवेट लिमिटेड वगैरह कंपनी बना लें। अगर आप इनिशियल लेवल पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाना है या आपको कैसी फर्म बनाना है। आप सिंपली क्या कीजिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया। उसके बाद उस फर्म का, उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के को ले जाके आप बैंक में जाइए। बैंक से आप वहां पे आपका करंट अकाउंट खुलवाइए। 1 से 2 दिन के अंदर आपका करंट अकाउंट बन के आ जाता है और करंट अकाउंट आ जाने के बाद आपको वहां पे अप्लाई करना होगा एक चेक बुक के लिए, जिसपे आपका कंपनी का प्रिंटेड नाम हो। ठीक है, फिर जब आपका चेक बुक आ जाएगी तो आपको वहां उसमें से एक चेक निकाल के कैंसिल उसके ऊपर लिख के, और कैंसिल चेक और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने में। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अगर आपसे निकलता है, डीजीएफटी की एक साइट होती है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की, वहां पे गवर्नमेंट की एक फीस होती है, वो पे करके पूरा उसको फॉर्म को फिलअप करके आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड निकालना होता है। अगर आपसे नहीं निकलता है, आपको कोई इश्यूज आता है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप हमें कॉल करें और हम आपको आईसी भी निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, करंट अकाउंट हो गया, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया। अब कई लोगों के ये क्वेश्चन मैंने देखे हैं, कई बार आते हैं कि सर हमेशा कि हर कमोडिटी के लिए हमें एक ही लाइसेंस पे चल जाएगा या अलग अलग हमें लाइसेंस लेना होगा। तो हमेशा एक आईसी आपका एक ही रहेगा, जीएसटी आपका एक ही रहेगा, एक ही फर्म आप बनाइए। हाँ, पर उस फर्म को कभी भी किसी स्पेसिफिक कमोडिटी के नाम से ना बनाए। कई लोग ऐसा लिख देते हैं कि राइस एक्सपोर्टर, और कई क्या लिख देते हैं, मतलब उस कमोडिटी का नाम उनके नाम में रख देते हैं। अगर आप मल्टीपल कमोडिटी के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपका जो ट्रेड नेम है उसको ऐसा बनाए जिसमें एक आपका कुछ अलग रहे, मतलब ऐसा ना है कि कोई स्पेसिफिक कमोडिटी का नाम उसमें ना है। तो उससे आपका, आप किसी भी प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना चाहे वो चीज हो सकती है। ठीक है, तो आपको जीएसटी कोई बार बार लेने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप एक ही लेंगे, उसी से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसी से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें बैंक जाना है। बैंक से हमें एक एडी कोड का लेटर, ऑथराइज्ड डीलरशिप का एक कोड होता है जो बैंक हमें उसके लेटर हेड पे लिख के देता है। ठीक है, तो वहां से वो लेटर लीजिए और आप जिस भी पोर्ट से आपका एक्सपोर्ट होने वाला है उस पोर्ट पे कस्टम हाउस एजेंट से कॉन्टेक्ट कीजिए। कस्टम हाउस एजेंट से कांटेक्ट करने के बाद वो एडी कोड और वो कुछ आपसे जनरल कुछ आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेगा
और उससे आप आपका पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप ये सारी तैयारी पहले करके रखिए। तो पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, पहले बहुत इजी वे में हो जाता था। अभी एडी कोड को ऑनलाइन सारा रजिस्टर्ड वगैरह करना थोड़ा टाइम लेता है, तो आप पोर्ट रजिस्ट्रेशन करा के रखें। ठीक है, अब आपने ये सब तैयारी कर ली। फिर अगर आपका जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एग्रीकल्चर प्रमोशन काउंसिल से सर्टिफिकेट लेना होता है, उसको हम बोलते हैं आरसीएमसी। होता क्या है, गवर्नमेंट ने हर एक मतलब हर एक तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सारी कमोडिटी के लिए ये नहीं बने हुए हैं। गवर्नमेंट ने कुछ कमोडिटीज के लिए एक स्पेसिफिक बोर्ड बनाए हुए हैं, जैसे स्पाइसेस के लिए स्पाइसेस बोर्ड बनाया हुआ है। आपके जो एग्री कमोडिटी है उसके लिए एपीडा एग्रीकल्चर प्रमोशन काउंसिल बनाई हुई है। कॉफी के लिए कॉफी बोर्ड है, टी बोर्ड है ना। आपका ऐसे कोकोनट के लिए कॉयर बोर्ड है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक कमोडिटीज के लिए कुछ स्पेसिफिक बोर्ड बनाए गए हैं ताकि वो उनके एक्सपोर्ट को प्रमोशन कर सके। मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई हुई है जो आपके एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एपीडा का आरसीएमसी ले लेना है। एपीडा का आरसीएमसी अगर आपसे निकलता है ठीक, नहीं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एपीडा के लाइसेंस के लिए। गवर्नमेंट की फीस उसमें करीब करीब आपको 6 से 7 हजार रुपए की रहती है। ठीक है, तो आप अब ये तैयारी आपने कर ली, एपीडा लाइसेंस वगैरह आपके पास सब कुछ हो गया। अब अगर आप कुछ प्रोसेस फूड में डील करने जा रहे हैं तो आपको फैसे का लाइसेंस जरूरी है। और एपीडा में भी अगर आप मैन्युफैक्चरर्स वगैरह में आप जा रहे हैं और सीरियल्स वगैरह आप कुछ ऐसी उसमें काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको या तो आपका एग्रीकल्चर आपका वहां पे आपको फैसे ही आपको लेना पड़ेगा, या आप एमएसएमई वगैरह भी लगा के आप मैन्युफैक्चर में आपको एज अ मैन्युफैक्चरर आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं एपीडा के अंदर। तो इस तरीके से आपको एक आरसीएमसी एपीडा से ले लेना है। अब आप कंप्लीटली आपका सेटअप तैयार है ऑलमोस्ट। अगर मैं देखूं तो आपको जो खर्चा इसमें आएगा वो जीएसटी का, मेरे हिसाब से अगर आप दूसरे से बनवाते हैं, किसी से भी बनवाते हैं तो 1500 रुपये जीएसटी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप बनवाते हैं तो 1500 से 2000 रुपए का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, 10,000 रुपए का आपका 25,000 रुपए का, 10 से 25,000 रुपए के बीच में मिनिमम आप अकाउंट करंट अकाउंट ओपन करवा ले। और उसके बाद आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन का 2-5 हजार का खर्चा है। कोई लेता है कोई नहीं लेता है, ठीक है। पर अब ज्यादातर सीएचए इसको लेने लगे 1,000, 2,000, 5,000 तक ले लेते हैं। उसके बाद आपका एपीडा का खर्चा जो गवर्नमेंट फीस मिला के और अगर कंसल्टेंट के द्वारा बनाते हैं तो करीब करीब 8,000 रुपए आता है। तो ऑलमोस्ट आपका 20-30 हजार रुपया लगता है। इसके अंदर आपका कंप्लीट एक एक्सपोर्ट का इनिशियल लेवल पे एक सेटअप तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, तो दोस्तों अब यहाँ से आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो चुका है। अब आपको आगे का प्रोसेस करना है। आगे के प्रोसेस से मतलब अब आपको बायर फाइंडिंग करनी है। तो बायर फाइंडिंग कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बायर फाइंडिंग कैसे करेंगे। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है कि बायर की फाइंडिंग कैसे होती है तो आप क्या कीजिए, आप हमारे चैनल पे एक वीडियो डला हुआ है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर कैसे बायर को ढूंढा जाए। तो आप वहां जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उससे आपको कंप्लीटली सब कुछ समझने में आ जाएगा। ठीक है, तो बायर ढूंढने के लिए सिंपली हमें देखना होता है कि हमारा प्रोडक्ट किस कंट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा। डेटाबेस आप तैयार कहाँ से करेंगे, कई सारी डेटा कंपनीज है जो डेटा प्रोवाइड कराती है, हम भी आपको डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो आप डेटा लेके उसके ऊपर काम करें और उस डेटा से आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्रीज में कहाँ माल जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या रेट पे जा रहा है, क्या कॉस्टिंग चल रही है। तो आप वहां से उस डेटा की मार्फत आपका करें काम और उस डेटा को एनालिसिस करें और वहां से आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ नए बायर से आप बात करें और उसको आप मटेरियलाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप वहां से आप देखेंगे कि किस किस कंट्री में जा रहा है, कौन से बायर्स हैं। धीरे धीरे 1-आध महीने के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1-2 महीने की अगर आप हार्ड वर्किंग कर लेते हैं तो आपको जरूर से जरूर बायर मिल जाएगा। और बायर मिल जाने के बाद अब आपको उनसे बात करनी है। देखो आप मेल करते हैं तो काफी प्रैक्टिस तो आपकी ऐसे ही हो जाती है। बायर मिला नहीं मिला वो एक अलग बात है, पर उससे पहले अगर आपको बायर से कन्वर्सेशन करना आ जाए, उससे डील फाइनलाइज करना जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या है, हमेशा डेली आप कम से कम 10-20 मेल करते रहो। ठीक है, आप कंपनी सर्च करते रहो, गूगल पे सर्च करते रहो, फेसबुक पे सर्च करते रहो, लिंक्डइन पे आप सर्च करते रहो। तो ऐसे आपको क्या होगा, एक अच्छा खासा एक डेटाबेस आपके पास तैयार होगा। आपको कंपनी के बारे में पता चलेगा कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है।
ठीक है। तो आप सिंपली नेट पे सर्च करें या डेटाबेस के थ्रू आप कंपनी को सर्च करें और उनको आप मेल डालना चालोगे। तो आपकी जब भी आप किसी बायर से बात करें, जब भी आप किसी बायर को मेल करें, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए? इंटरनेशनल मार्केटिंग हमेशा अपने प्रोडक्ट को फोकस में रख के करनी चाहिए कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, और हम उस प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह हमारी मेल आईडी में डालें। ऐसा नहीं कंपनी का इंट्रोडक्शन हम 30-40 लाइन में कर देते हैं और हमारा प्रोडक्ट नीचे जाता है और वो 30-40 लाइन की वजह से बायर उसको पढ़ नहीं पाता, उसको मेल को स्किप कर देता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको सिंपली क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट पे काम करना सीखें। सब्जेक्ट इतना अट्रैक्टिव हो कि बाहर को लगे यार इसमें कुछ जरूर इंटरेस्टिंग होगा, तो वो मेल को ओपन करे। तो हमेशा सब्जेक्ट को ऐसे मत डालो इंडियन बासमती राइस ऐसे करके मत डालो। उस सब्जेक्ट को ऐसा अट्रैक्टिव बनाओ कि भाई कुछ ऑफर्स हैं या इंडिया का सुपर क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी या हमारा बासमती राइस है, तो ऐसे कुछ उस टाइप का उसको कुछ आप ऐसा डिजाइन करें सब्जेक्ट को ताकि देखने वाले को लगे हाँ कुछ इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, और वो आपके मेल को ओपन करें। मेल ओपन करने के बाद सिंपली आप 2 से 3 लाइन के अंदर आपका इंट्रोडक्शन बनाएं, और इंट्रोडक्शन बनाने के बाद आप नीचे जस्ट अपना प्रोडक्ट का इमेजेस उसमें लगाएं। प्रोडक्ट का इमेज लगाएं और जिस भी कंट्री में भेज रहे हैं कोशिश करें उस कंट्री के पहुंचते कि सीआई प्राइस आप पहले से ही निकाल के रखें, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट ये सारी प्राइस आप निकाल के रखें। और नहीं होता है तो आप एफओबी प्राइस तो एटलीस्ट बना के रखें जो हर कंट्री में आप भेज सकते हैं। सीआई प्राइस तो आपको हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग बनानी पड़ेगी फ्रेट के हिसाब से, क्योंकि हर कंट्री का फ्रेट जो होता है वो अलग अलग होता है, तो वहां पे आपको सीआई प्राइस अलग अलग बनानी पड़ेगी। तो आप क्या काम करें, आप बेसिकली एफओबी बेसिस का काम करें। एफओबी बेसिस पे आप प्राइस बनाएं और एफओबी की प्राइस को आप बायर को दें। हर बायर के साथ एक प्राइस आप एफओबी बेसिस पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली आपका प्रोडक्ट की इमेजेस उसमें लगाएं और आपकी जितनी भी क्वालिटी है उसके अंदर रखें, 3, 4, 5 तरह की क्वालिटी, ज्यादा नहीं, ठीक है। बाकी आप एक्सेल शीट या कुछ पीडीएफ फॉर्मेट वगैरह लगा के अटैच कर दें, पर मोस्टली आप मेल की जो मेन बॉडी होती है उसके अंदर भी आप इमेजेस डाल के और कुछ प्राइजेस वगैरह लगाएं। तो अगर जो बायर अगर उस प्रोडक्ट में डील करता है तो उसको फटाक से क्लिक होगा कि यार रेट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा फोकस करें प्राइस पे और फोकस करें अपने प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट दिखाना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी पैकेजिंग ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ परफेक्ट रखें, ठीक है। फिर उसके बाद काम होता है जब बायर आपका इंटरेस्टेड रहता है तो वो पूछेगा आपसे कि इसकी क्या प्राइस है। तो आपको उससे सबसे पहले पूछना है सर कि प्राइस तो आपने दे दी, अगर नहीं दी, अगर वो ये चाहेगा, अगर आपने एफओबी प्राइस दी है तो वो आपको बोलेगा कि मुझे सीआई प्राइस दो मेरे पोर्ट तक की, ठीक है। तो सीआई प्राइस के कोटेशन कैसे निकालने हैं, तो आप हमारा एक वीडियो देखें एफओबी और सीआईएफ का, तो मैंने उसमें आपको दोनों कोटेशन निकालना बताया और एफओबी सीआईएफ में क्या अंतर है वो भी मैंने आपको बताया। तो आप वहां से देखेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एफओबी और सीआईएफ के कोटेशन निकाले जाते हैं, ठीक है। और जब आप सीआईएफ का कोटेशन बायर को दे दें तो सीआईएफ का कोटेशन देने के बाद बायर को 1-2 दिन तक आप कंटिन्यू फॉलो अप करें, कोई चीज आपको छोड़नी नहीं है। फिर बाद जब आप बायर आपसे को आप फॉलो अप करते रहेंगे तो आप फिर आपको बायर अपने आप इंटरेस्ट लेने लगेगा, धीरे धीरे उसको पता चलेगा इनका भी मेल आता है। जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी देखो हमेशा सेलेक्टेड बायर पे काम करो, ठीक है। जो बायर आपसे परचेज कर रहे, जो बायर राइस परचेज कर रहे, तो डेटा एक परफेक्ट मोड है उन बायर्स को फोकस करने का जो ऑलरेडी आपकी कमोडिटी में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस टाइप के डेटास के लिए। तो आप सिंपली क्या करिए, बायर को कंटिन्यूसली फॉलो अप करिए और जब आप 4-5-20 10-20 बायर को डेली मेल करेंगे और डेली आप काम करते जाएंगे तो ये निश्चित है कि किसी न किसी दिन किसी न किसी बायर को रिक्वायरमेंट बनेगी और आपकी प्राइसिंग के साथ वो काम करना चाहेगा, ठीक है। अब प्राइसिंग वगैरह सब कुछ डिसाइड हो गया, ठीक है, उसको प्राइस भी समझ में आ गया। अब पेमेंट टर्म्स का हमारे यहाँ बात आता है। तो पेमेंट टर्म्स कैसी रखी जाए, तो पेमेंट टर्म्स जो है राइस वगैरह या जो भी कमोडिटी है वो बहुत बड़ी इनवॉइस बनती है, तो पेमेंट टर्म्स हमेशा सिक्योर होनी चाहिए। या तो आप एलसी पे काम करें, एलसी एट साइड इरिवोकेबल एलसी पे काम करें, बायर को बोलें वो अपने बैंक से एलसी बनवाएगा, आपके बैंक को भेजेगा, आपका बैंक अप्रूवल देगा और आप आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट पे काम किया जाता है। उसके बाद अगर एलसी थोड़ा सा मोर टिपिकल है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप उनसे 100% एडवांस की डिमांड कर सकते हैं। अगर बायर है जेन्युइन है, अगर उसको लेना है, आप में उसको जेन्युइनिटी लगती है तो आपको 100% एडवांस देगा, ये गारंटी है। ऐसा सोच के मत चलो कि कौन एडवांस देगा, सब एडवांस देता है। इंटरनेशनल मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा फेथ है आज भी, वो लोग आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचो तो पेमेंट आप मांगो, या आप मांगो उनको 50% एडवांस, 50% अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट टर्म्स को रख सकते हैं। सीआईएफ आपने प्राइस दिया है, पेमेंट टर्म्स आपने एडवांस रख लिया है। अब क्या करेंगे आप, आपके यहाँ से जैसे भी उससे टाइम ले लीजिए बायर से 10 से 15-20 दिन का, और जो भी पैकेजिंग वगैरह बायर से लेनी है आपको ले लीजिए, भाई किस तरीके की पैकेजिंग चाहिए उनको, किस तरीके से उनको ब्रांडिंग चाहिए, क्या उन पे लोगो वगैरह चाहिए, तो उसकी कॉस्टिंग वगैरह आप ऐड करके दो उनको, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ से आपका
20-25 दिन जो भी टाइम लेना है वो लो और आराम से अपने यहाँ से गाड़ी लगाओ, गाड़ी के अंदर आपका मटेरियल स्टफ करो और पोर्ट पे भेज दो। पोर्ट पे जाने के बाद वो कंटेनर में स्टफ होगा। कंटेनर में स्टफ होने के बाद जिस भी दिन आपका वेसल रहेगा वो वेसल के थ्रू बायर के पास पहुंच जाएगा। आपके पास जब बीएल और अदर डॉक्यूमेंट्स आ जाए, इसमें आपका एक रहेगा पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, आपका रहेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, आपका रहेगा इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, ठीक है, आपका और आएगा आपके पास 5 कॉपी ऑफ ओरिजिनल, 3 कॉपी ऑफ ओरिजिनल बीएल और 2 कॉपी नॉन नेगोशिएबल। तो 3 कॉपी आपको ओरिजिनल बीएल निकाल के बायर का सेट बनाना है और बायर को कुरियर कर देना। अगर आपका पेमेंट आ गया है, नहीं आया तो आप स्कैन कॉपी को बायर को दिखाओ और उनको बोलो कि भाई आप हमें पेमेंट कर दो, हमने आपका शिपमेंट निकाल दिया है, 50% आपने अभी दिया था और तब दिया था और आप 50% का आप पेमेंट कर दो। तो जब आपका पेमेंट हो जाता है तो सिंपली आप बायर को डॉक्यूमेंट कुरियर कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से आपका राइस का एक्सपोर्ट होता है। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।